पूछना चाहूंगी अश्वतन, हम देख रहे हैं स्कीम्स की तादाद भी बढ़ गई है, ठीक है। अगस्त में जहां 179 स्कीम्स थी, सितंबर में और एनएफओज आए और 183 स्कीम्स अब हो गई हैं। तो एक इन्वेस्टर जब चूज करने जाएगा, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सेक्टोरल और थीमेटिक में क्या डिफरेंस होता है, पर एक इन्वेस्टर जब निवेश करने जाता है, एक टॉक ऑफ द स्ट्रीट टाइप ऑफ एक एनएफओ आ गया, भाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो उसका ध्यान वहां पर जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर शायद उसे बता रहा है। पर मुझे एज एन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के पहले क्या देखना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो को मैं कैसे इवैल्यूएट करूं? मैं कैसे समझूं कि क्या मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है? मेरे पोर्टफोलियो में क्या एक सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम होनी चाहिए? कि देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई भी सेक्टर या थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लेमैन इन्वेस्टर की बात करें तो इस एक बड़ी तादाद तो इस कैटेगरी में बैठती है जहां पे उन्हें सेक्टर और थीमेटिक के फंड्स के बारे में पता भी नहीं है। और अगर वो इन्वेस्ट भी करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो एग्जिट कब करना और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस सेक्टर को चलाएंगे या उसके लिए थ्रेट है। तो आई थिंक जो लार्जर ऑडियंस है, इन्वेस्टर ऑडियंस है, उनके लिए तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड सबसे बेस्ट है। अब आपको इस बातों से बचना है क्यों, जैसे मैंने समझाया कि अगर कोई भी फंड हाउस एक नई स्कीम ला रहा है, वो इसके लिए ला रहा है क्योंकि उनकी जो रेगुलर कैटेगरीज हैं, जो कन्वेंशनल कैटेगरीज हैं, उसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं है अभी कोई भी नई स्कीम जोड़ने के लिए। तो अभी उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अलग अलग थीम बेसिस पे वो कोई एनएफओ लाए। और ये देखा गया कि जब भी कोई एनएफओ आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे बेचने के लिए निकलते हैं और उनसे कलेक्शन उनको एयूएम मिलता है। एज एन इन्वेस्टर पहली चीज आपको क्या देखनी है, आपको ये सतर्क रहना है कि सिर्फ एक एनएफओ आ रहा है, 10 रुपए की एनएवी बोल के आपको बेचा जा रहा है, तो उसमें ऐसा कोई एडिशनल फायदा नहीं है। कोई सस्ता नहीं है कि 10 रुपए की एनएवी है। वो मार्केट में वही वही शेयर्स खरीदेंगे जो आज की वैल्यूएशन में मिल रही है। तो सिर्फ एनएवी 10 रुपया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सस्ता है। तो पहली बात तो एनएफओ को बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिए कि आपको सच में कोई भी एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। तो मान लीजिए आपके सामने किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके पास एक लेके आए और बताएं कि भाई इस सेक्टर या इस थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करिए। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि क्या आपको उस सेक्टर में या उस थीम में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर हाँ, तो आपको ये देखना है कि वो सेक्टर और वो थीम आप खुद ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर लिया, उसमें आपने इन्वेस्ट किया। अब उस सेक्टर का एक साइकिल आता है, आपको लगता है कि ये सेक्टर अगले 2 साल में अच्छा करेगा, तो अगले 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कोई भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसमें आपको उसका फायदा मिल चुका है। तो उसका एग्जिट भी टाइम करना बहुत जरूरी है कि आप उसमें से कब निकलते हैं। अगर आप में वो क्षमता है कि आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकें और उसे ट्रैक और मॉनिटर कर सकें, तो ही आप कंसिडर करें। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि उसी सेक्टर की उसी थीम बेस्ड कोई एग्जिस्टिंग फंड ऑलरेडी है कि नहीं। अगर एक फंड मार्केट में ऑलरेडी है, वही सेक्टर को ट्रैक करता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 10 से 15 साल का है, तो आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि फिर मैं एक नए फंड में क्यों डालूं, क्योंकि मुझे इसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है। तो क्यों ना मैं, अगर इस सेक्टर में करना है या इस थीम में करना है, तो मैं एग्जिस्टिंग कोई स्कीम है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें क्यों ना करूं। ऐसा क्या आपको अलग मिल रहा है इस नए फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपको कंपेल करता है कि आप बाकी सब भूल जाएं। सो इन 3-4 चीजों के अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप कंफर्टेबल होंगे कि भाई एक डिसीजन लेने के लिए कि आपको ये पर्टिकुलर एनएफओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। कई सारे थीम्स और सेक्टर्स अभी बहुत पॉपुलर भी रहे हैं। कई एनएफओस जब आए तो हमने एक एग्जिबरेंस देखा लोगों का निवेश, डिफेंस मोस्ट पॉपुलर, मैन्युफैक्चरिंग, पीएसयू जब चल रहे थे तो पीएसयू वाले स्टॉक्स, इक्विटी जब भाग रहा था तो वहाँ पर भी बहुत इंटरेस्ट था। तो ऐसे कोई सेक्टर्स और थीम्स आपको लग रहा है जो आने वाले समय में चलेंगे, या फिर आप सेक्टरल और थीमेटिक फंड से दूर रहने के लिए कहेंगे? और अगर कोई सेक्टर और थीमेटिक फंड में निवेश करता है तो टाइम हॉराइजन क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें टाइम हॉराइजन इस हिसाब से करना अपने गोल के हिसाब से, या फिर उस सेक्टर और थीम का जो प्रदर्शन रहा है उस हिसाब से मुझे टाइम करना होगा? तो देखिए प्रियंका, जो सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है, मैंने कहा कि उसमें एग्जिट भी प्लान करना बहुत जरूरी है। सो दैट सो मीन्स मैं एक ये, लॉन्ग टर्म गोल के साथ उसको टाई नहीं कर सकती हूँ? जी नहीं, इनफैक्ट सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स विल बी टैक्टिकल एलोकेशंस। ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि बस आपने कर दिया और भूल गए, उसको 15-20 साल चल रहा है। अगर वो सेक्टर 15 साल के लिए है, उसमें ग्रोथ दिख रही है, तो आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल कि क्या आप कोई गोल को अपने सेक्टर और थीमेटिक फंड से मैच कर सकते हैं। देखिए, ये सब्जेक्टिव है। अगर आपके गोल्स कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हैं जिसमें आपको लगता है कि ये सेक्टर भी उस पीरियड में अच्छा करेगा, तो बेशक आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो थीम्स हैं जो एवरग्रीन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी है एवरग्रीन सेक्टर फंड।
थीमेटिक फंड में हम इंडिया की, जो मैंने कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज की बात की, इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों के हाथों में, और हम देख रहे हैं कि लोग ट्रैवल पे, चीजों में, ज्वेलरी में, घड़ियों में, खाने पीने में, एफएमसीजी, जो भी इन इन सेक्टर्स में, इन थीम्स में बहुत खर्च हो रहा है। जो पैसे खर्चे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने कोई कंपनी को फायदा हो रहा है। तो अगर आप उस सेक्टर और थीमेटिक को ट्रैक करती हैं तो बेशक आप कंसिडर कर सकती हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि आप उसे सिर्फ डाल के भूल जाएं तो थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है। आपने कहा डिफेंस, आपने मैन्युफैक्चरिंग कहा, तो सरकार का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर है, कोई डाउट नहीं उस बात में। तो अगर आप ऐसे एक निवेशक हैं जो ये देखते हैं कि मुझे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, द पीएलआई स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है और इनकरेज कर रही हैं, तो अगर ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग फंड में अगर आप रुचि रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप विश्वास रखते हैं, उसकी एंट्री और एग्जिट टाइम कर सकते हैं, तो बेशक आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो आपको आपको इतना कंफर्ट जरूर है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो आपके पास है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। ऐसा नहीं कि उसमें एक्सपोजर नहीं है। तो ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे कंफर्ट आपको आता है। पीएसयूज जो चल रहे थे, डिफेंस एक बार इतना पॉपुलर हुआ था और अब देखिए सबके रिटर्न्स नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो आपको ये एक लाइव एग्जांपल, रीसेंट लाइव एग्जांपल है कि कोई भी यूफोरिया में इन्वेस्ट करना और फिर उसका एग्जिट प्लान नहीं करना में उसमें लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट बड़ा है, लेकिन डिफेंस का जो फंड है उस वही सेम पीरियड में, रीसेंट पास्ट में हम देखेंगे तो डिफेंस में नेगेटिव रिटर्न है और मार्केट ऊपर गया है। तो ये चीज भी हो सकती है जिसको आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप ओवर वैल्यूड सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। ओवर हाइट या ये बहुत ज्यादा यूफोरिया है तो उसमें ना इन्वेस्ट करें तो बेटर होगा। मुझे तो लग रहा है आपकी बातों से कि सेक्टोरल और थीमेटिक अगर चुन रहे तो बड़ी मेहनत का काम है। आपको वो सेक्टर और थीम को ट्रैक भी करना होगा, आपको बहुत ही वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होगा, आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, और हो सकता है उसमें आपको एग्जिट भी करना पड़े। और मुझे तो डाउनसाइड रिस्क भी दिख रहा है क्योंकि आप एक ही जगह फोकस करेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। नाउ आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखने वाली हूँ, और मुझे लगता है आप जैसे लोग जब तक इनके बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसे मुद्दों के बारे में, तब तक लोग परेशान रहेंगे। अब ये सवाल जो है ये भाविका शुक्ला का है। इन्होंने अभी आप और मैं बात कर रहे थे ना सेक्टोरल थीमेटिक फंड की, इन्होंने देखिए वही बयान किया है कि कैसे उन्हें एजेंट ने, उन्होंने वर्ड एजेंट यूज़ किया है, आई एम श्योर इनका मतलब होगा कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा या इनका कोई जानकार होगा। इन्होंने एक एजेंट ने मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में 5 लाख रुपए एक मुश्त में निवेश करवा दिया इन जब एनएफओ इसका आया था। क्या ये निवेश सही है? शी इज़ नॉट श्योर शुक्ल भाविका जी की क्या उन्होंने सही किया या नहीं किया। 5 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश मैन्युफैक्चरिंग फंड में करवा दिया गया है। व्हाट इज़ द वे आउट? और आप क्या कहना चाहेंगे भाविका जी को, क्योंकि ऑब्वियसली वो सवाल ये पूछ रही है, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि ये निवेश सही है या नहीं है। जी हाँ, सो प्रियंका, ये हमने जैसे शुरुआत में ही ये कहा था कि कोई भी एनएफओ आता है, एएमसी फंड हाउसेस क्यों नया फंड ऑफर लाती हैं, क्या ताकि एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बनता है इन्वेस्टर पर वापस जाके कहने के लिए चलो एक नया फंड आया है। एक मार्केट में थोड़ी हलचल मचती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एक एक्टिविटी मिल जाती करने के लिए। मान लीजिए प्रियंका, मैं आपसे बात करता हूँ रोज का, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक लार्ज कैप फंड है, ये फलाना फलाना है, आप ऑलरेडी निवेश कर रही हो उससे, तो मेरे पास टॉपिक क्या बनता है आपको फिर से टच बेस करने के लिए। तो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए रहता बहाना। आपको नया फंड ऑफर आया तो प्रियंका मैं आपको फोन करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि देखो एक नया फंड ऑफर आया, 10 रुपए की एनएवी है, सस्ती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है। तो मेरा एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बन गया आपसे टच बेस करने के लिए। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे क्या उसमें। आप क्योंकि मुझ पर भरोसा करती हैं, आप कहेंगे हाँ ठीक है मेरे पास थोड़े पैसे पड़े, ठीक है डाल दीजिए। तो यही एक इशू बन रहा है। तो सारे मुद्दों पे जो हमने बात की कि प्रियंका आपको सोचना है कि ये पैसे है ना जो आपकी मेहनत की कमाई है, आपने बिना समझे अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उसको आपको कोई मदद नहीं कर सकता। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फंड में आपको सही तरीके से सवाल पूछने हैं अपने एडवाइजर को, एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी नाम हो आपके। आप उसे सही तरीके से सवाल पूछिए कि मैं इस फंड में क्यों करूं। मैन्युफैक्चरिंग फंड है तो उसमें किस तरह की कंपनीज में होगा। मैं अगर सेक्टर फंड में नहीं जाके अगर मैं कोई डाइवर्सिफाइड फंड में जाऊं तो उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होने वाली हैं। तो क्या सवाल आपको पूछने, ये तो आपको ही सतर्क रहना है। अगर आप बिना कोई सवाल किए, बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्ट करेंगी तो आप अपनी मेहनत पे जस्टिफाई नहीं कर रही। आप इतनी मेहनत करती हैं पैसे कमाने के लिए और फिर ऐसे ही
किसी को दे देंगी कहीं इन्वेस्ट करने के, तो इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सच आप नहीं मजा करिए, अगर पैसे ऐसे ही खराब करने तो अपने। सो बेसिकली आपको अपनी अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी है, आपके पैसों की रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर 5 सवाल किसी से पूछते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। ये सिर्फ ये है कि आप अपनी अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करते हैं और जो पैसे आप कमाते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। अब इनका सवाल जो कि मैं मोतीलाल ओस्वाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में रहूं कि नहीं रहूं, तो देखिए पॉइंट सिंपल है। इनका सवाल पूछना का मतलब ये कि अभी ये कंफर्टेबल नहीं है इसमें। आप अगर प्रॉफिट में है या लॉस में, आई डोंट नो। सो आपको अगर ये नहीं जम रहा है, अगर लॉस भी हो रहा है, तो प्लीज आप इससे निकल जाएं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगले 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल या 5 साल में क्या करने वाला, मुझे नहीं पता। मुझे आउटलुक पॉजिटिव लगता है कि भाई गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है। चाइना प्लस वन की थ्योरी है, गवर्नमेंट बहुत एनकरेज कर रही है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट जरूर मिलने वाला है, लेकिन क्या वो डायरेक्टली और कब ये कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइसेस, इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ द कंपनीज, वो मुझे नहीं पता। तो आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं कर सकते, टाइम नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रैक नहीं कर सकते, तो बेशक मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आज की तारीख में निकलिए और ये पैसे आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में लगाएं, ताकि आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा और आपको आगे जाते हुए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख पाएंगी। तो ये मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। ओके सो जो हर्षवर्धन ने कहा एक बात जो विच स्टेज विथ मी, और वो मेरा भी मोटो है कि भाई जब आप पैसे दे रही हैं किसी को, ये हमारा अधिकार है कि हम उससे सवाल पूछें, और तब तक पूछते रहें जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो। और हम अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं उस जवाब से, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। आपको समझ में आनी चाहिए स्कीम, आप तभी पैसे उसको देंगी। और आपको समझ में नहीं आ रही पर आप उनके कहने पर कह रही चलो लगा देते हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं लगाना है। सो अभी भी भाविका टाइम है, निकल जाइए। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है आपको बिल्कुल वहाँ पे बने रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टैक्स की लाइबिलिटी हो सकता है बढ़ जाएगी, लेकिन निकल जाइए, यही बेहतर है। और फिर अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। हर्ष, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप नो कहें, आप सवाल पूछें। आपको कोई भी कुछ बेच के चला जाएगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, ये तो बहुत ही अन्याय है अपने पैसों के साथ। अब लेते हैं एक प्रियंका, सवाल। एक सिंपल सा एक पॉइंट बताऊंगा जो हर एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। व्हेन इन डाउट टेक इट आउट, सिंपल रूल। अगर नहीं समझ में आता है मत इन्वेस्ट करें। ऐसा ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आज ये जिसमें नहीं करोगे तो दुनिया बदल जाएगी, प्रलय आ जाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर कोई चीज आप नहीं समझती हैं, और हर एक इंसान को भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, आप अगर 3-4 सवाल सही पूछेंगे तो सही जवाब आपको मिलेगा उससे, और उससे आपको जजमेंट ले पाएंगे कि मुझे इसमें करना है कि नहीं करना है। सो अगर नहीं समझ में आता है मत करिए, जो चीज समझ में आती है वही करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है मत करिए। व्हेन इन डाउट टेक इट आउट। ओके, सो दैट्स आवर फेवरेट लाइन। आज के शो का मोटो है व्हेन इन डाउट कीप इट आउट। आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट व्यूअर जो है, क्योंकि उन्होंने ऐसे निवेश किया। लेकिन आई थिंक आज मेरा फेवरेट लाइन है व्हेन इन डाउट। ये हमारा मोटो होना चाहिए, जस्ट स्टे आउट, दूर रहिए उस चीज़ से।